8. आपने कभी पुरानी मूवीज में देखा है जो चंद्रमुखी टाइप की जो मूवीज होती थी, तो उसमें क्या है कि बेसिकली एक कैरेक्टर होती है जो कई साल पहले चंद्रमुखी होती है, फिर वो महल खाली होता है, उसके बाद फिर एक नई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है जो ठीक उसी की तरह लगती है, सेम, और फिर इसके ऊपर चंद्रमुखी का साया आ जाता है। कहने का मतलब ये है, तो इसका साफ मतलब ये है कि जो उस समय पर पितृ मरे हैं, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मेरे कोई पितृ हैं, ठीक है, जो 300 साल पहले हैं, जो अशांत हैं, जब तक उन्हें अपनी ही जैसी वो हैं, जैसे वो थे, उन्हें वैसी ही ऊर्जा का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा अपनी पूरी लीनियज में, तब तक वो नहीं शो करेंगे कि मतलब वो अवेलेबल हैं। कभी कभी एक साल में भी शो कर देते हैं, कभी कभी 100, 200, 300, 400 साल बीत जाते हैं। होता ना कि हजारों सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अब तुम आए हो लौट के। तो इंतजार करने का मतलब ही यही होता है कि तुम्हारी ऊर्जा मेरी ऊर्जा सेम है, समानांतर ऊर्जाएं हैं, तभी जो है मैं तुमसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रकृति का एक नियम है कि तुम डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बना सकते। जो आत्माएं भी हैं वो उन्हीं लोगों, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो उन्हीं लोगों से कनेक्शन बना सकती हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उस चीज़ को लेके। कभी कभी ऐसा भी हम लोग कहते हैं उन चीज़ों को लेके। तो शायद अब जैसा उन्होंने बताया उस हिसाब से कि उस समय की जो ऊर्जा रही होगी वो इन लोगों की ऊर्जा से मैच करी होगी। इस वजह से इस परिवार में दिक्कतें होना शुरू हो गई, पितृदोष होना शुरू हो गया। तो अर्श, ये पितृपक्ष वगैरह जब आता है तो उसमें जब हम लोग तर्पण वगैरह करते हैं, आई थिंक नॉर्मली हर कोई करता है, और कभी कभार तर्पण सबके लिए ही होता है। लाइक पहली बार आप इमीडिएट अपने जो फादर और ग्रैंडफादर होते हैं उनके लिए करते हैं, उसके बाद जो आप करते हैं वो शायद सभी अपने पूर्वजों के लिए करते हैं। तो क्या ऐसे ये करने से उनकी आत्माओं को कुछ शांति वगैरह ये सब नहीं हासिल होती है? हो भी सकती है राहुल। अब यहाँ पर दो कॉन्फ्लिक्ट है मेरे पास कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि यू नेवर नो कि जो भी तुम्हारे पहले के पूर्वज है जिनके लिए आप तर्पण कर रहे हो, यू नेवर नो कि वो एक्चुअली में पूरी तरीके से शांत हैं या नहीं है। मतलब हमें कैसे पता होगा, वो तो अब मर चुके हैं ना, तो हमें कैसे पता होगा कि हम सिर्फ पिंडी का एक वो बनाकर, मान लो उनको नहीं तर्पण चाहिए वहां पर, मान लो उनको उनकी जो भी इच्छाएं रही होंगी जी, उनका जो पिंड का तर्पण होगा, उनको ये मंजूर ही नहीं कि वहां पर उनका तर्पण किया जाए, वहां पर उनको श्राद्ध किया जाए, या जो भी है। मान लो उनको ये मंजूर है कि उनको मणिकर्णिका में ही करा जाए। कई ऐसे केसेस आते हैं राहुल, जैसे जो मैं आपको परिवार का केस बता रहा हूँ जिनके यहाँ पितृदोष लगा था, तो उन लोगों ने फिर लेजिट 300 पिंड बनाए थे चावल के, और उन 300 पिंड में से सभी का तर्पण किया था उन्होंने हरिद्वार में। तो एक सोचने वाली बात है कि हरिद्वार में तो खैर सभी का तर्पण हो जाता है, ये एक फैक्ट बात है। पता नहीं वहाँ की जो पुरानी माइथोलॉजिकल या फिर जो हिस्टोरिकल स्टोरीज जुड़ी हैं उन चीज़ों से, पिंडों को और तर्पण को लेके, शायद इस वजह से वहाँ हो जाता है। लेकिन और कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि इतना आसान नहीं होता है श्राद्ध या तर्पण कर पाना, या फिर एकदम से हम ये नहीं कह सकते कि एक्चुअली में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अर्श, अगर तर्पण कोई करता है मान लो, ठीक है, तो ये भी लाइक क्या पितरों की मर्जी पे होता है कि मैं इसका तर्पण स्वीकार नहीं करूंगा? मर्जी पर तो एज इट इज तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो कि यार मेरा ऐसा वो नहीं है, मतलब मैं चाहता ही नहीं हूँ कि ऐसा हो। यदि वो एंटिटी या फिर वो जो पितर रहे होंगे, हमारे कोई पूर्वज रहे होंगे, वो चाहते ही नहीं हो कि उनका तर्पण हो, तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो पूरा एंटिटीज पर ही डिपेंड है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। अर्श, एक प्ले हुआ था बेसिकली, एंड उस प्ले में एक लड़का बहुत हरामखोर किस्म का होता है, एंड इवेंचुअली उसके जो फादर हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। अब जब सुसाइड वो कर लेते हैं तो उसके बाद फिर इसका हृदय परिवर्तन होता है, क्योंकि इसके सपनों में आ करके जो उनके फादर जो है बोला करते थे। अभी क्या है कि ये यहाँ पे कैरेक्टर की मनोदशा जब दिखाई गई, मनोदशा ये दिखाई गई कि वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा लाइक ग्लानि भाव में है। मतलब वो जो घड़ी बाप ने दी थी, तो उसको पता लगता है कि वो कितनी मेहनत से कहाँ से उनको मिली थी। जब तक वो मरे नहीं थे उसको पता नहीं था कि उसके फादर ने क्या क्या किया वगैरह वगैरह। उसको मरने के बाद समझ में आया कि कहाँ से इन्होंने एहसास होने लगा उसको, पूरा खर्चा करवाया, सामान कहाँ से आया, तो उसको गिल्ट वगैरह होना शुरू होता है। तो अब इसके बाद जो है ना, वो इतने गिल्ट में होता है कि उसको खुद ब खुद ऐसा लगता है ना कि वो पिताजी से माफ़ी मांगे, तो फिर उसके सपने में वो आने भी लग जाते हैं। अब बात यहाँ पे ये अर्श की क्या ये ज़्यादा एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नहीं है कि अगर कोई है मान लो जो गिल्ट में आ रहा है, कहीं ऐसे लोग जिनको नहीं फर्क पड़ता, वो गिल्ट में नहीं आते हैं, तो भाई उनका जीवन चल रहा है एकदम मजे से। और जिसको अगर आ गया गिल्ट,
शायद जीवन में दिक्कतें भी होने शुरू होने लग जाए, फिर वो अब भागे। ये तो वही वाला है ना, प्लेसिबो इफेक्ट टाइप का, कि भाई हमें लग रहा है ऐसा हो रहा है, वो एक्चुअली में हो ना रहा हो शायद से। मतलब कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ हमारे लिए होती हैं, पितृदोष की वजह सेल्फ से, इन्फ्लिक्टेड होती है। हाँ ठीक, एक तो वो मान सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम वो होती है जो एक्चुअली दिखती है आपके साथ साथ सभी को दिखेगी। कहने का मतलब ये है, वो ऐसा नहीं होगा कि आपके द्वारा बनाई हुई होगी या फिर आप, ठीक है, मैं आज कह रहा हूँ ये जो पितरों का सपनों पे आके करने वाली जो आपने बात बोली, फाइनेंशियल वगैरह दिक्कत हो रही, दैट आई गेट इट, चलो वो होता है। मान लो कि कोई अगर ये आके बोलने लग जाए कि भाई मेरे सपने में मेरे फलाना पूर्वज आए, उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा बोला, तो भाई ये तो इट कैन बी एंड मोस्ट प्रोबेबली इट मस्ट बी कि यार भाई तुम्हारा खुद का गिल्ट है ना जो तुम्हें इस किस्म के सपने दिखा रहा है। कुछ हद तक ऐसा होता है, लेकिन कुछ हद तक ये भी होता है कि एक्चुअली में पितर आते हैं सपने में। वो अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर कि पितर जब भी कभी होते हैं तो फैमिली के सिर्फ एक मेंबर को नहीं आते हैं। यहाँ पर एक बहुत रियल सिनेरियो होता है कि वो हर एक मेंबर के सपने में आकर दर्शन देते हैं। एक इंसान चीजों को वो बना सकता है अपने दिमाग से, लेकिन सभी को नहीं। तो यदि मेरा कहने का, ये मेरा अपना टेक है फिलहाल, कि यदि पितृ जो है आपके कोई पूर्वज ऐसा है, जैसे मैं आपको भी एक कहानी शेयर करता हूँ इसके बारे में, तो यदि कोई ऐसा पितृ है जो आपको बार बार सपने में आ रहा है और फैमिली के हर एक मेंबर को आ रहा है, देन यू नीड टू डू ये पितृ साधना या फिर पितरों का तर्पण एक तरीके से तुम्हें करना पड़ेगा किसी अच्छे पंडित को बुला के। आप राहुल पीसी सरकार जी को तो जानते ही होंगे, राइट, जो बंगाल के सबसे फेमस मजिशियन थे, ठीक है। पौरुष सरकार, जिनके बारे में हम ऑलरेडी एक बार मजिशियंस वाले एपिसोड्स में बातचीत कर चुके हैं जी। तो पौरुष सरकार जी का ये मानना था कि उनके जो दादाजी हैं, वही पीसी सरकार मेन, जिनको उन्होंने देखा भी नहीं है, वो आते हैं उनके पास और उनकी मदद करते हैं। अब आप समझो इस चीज को कि एक होता है कि उन्होंने खुद से ये चीज बना ली है, ठीक है, लेकिन उनकी पूरी फैमिली को दिखता है। वो कैसे पॉसिबल है? पूरी फैमिली को समझ में आता है कि यहाँ पर कोई आया है, यहाँ पर कोई आ रहा है, या फिर ये कोई आ रहा है, या फिर यहाँ पर दादाजी खड़े हुए हैं, या परदादा जो हैं वो हमारे यहाँ पर हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर अब वो पितृ अशांत नहीं कहेंगे आप उनको, उन पितृ की ये मर्जी है कि वो उस दुनिया में रहें, वो अपने अपनों के बीच में रहें और बिना तर्पण के वो उनके साथ रहें। तो शायद जहां तक मेरा अंदाजा होगा, उनका तर्पण भी नहीं किया जाता होगा फॉर श्योर, क्योंकि जिस दिन तर्पण हो जाएगा उस दिन शायद वो चले जाएं। तो कभी कभी विलिंगली जो पूर्वज होते हैं वो रुकते हैं, और जो सामने वाला जिंदा इंसान होता है वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि यदि हमारे पूर्वज हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं एक तरीके से, तो हम उनके लिए रुकें, हम उनका तर्पण ना करें। तो इंसान कभी कभी चाह कर भी तर्पण या पिंडदान नहीं करता है। पुणे में अर्शिक येरवाड़ा जेल है, ठीक है जी। एंड एक बार की कोई मुझे येरवाड़ा जेल का एक किस्सा बता रहा था, वो भी अपना पुलिस में ही थे, तो बता रहे थे कि एक कोई शख्स था वहां पे, ठीक है, जो अंदर हुआ था, उसने अपने माँ बाप को मारा था। तो महाराष्ट्र के किसी गाँव में हुई था, ठीक है, और बड़े ब्रूटली से उसने अपने माँ बाप को मारा था। एंड उसको उस चीज का कोई ऐसा कोई गिल्ट विल्ट था नहीं, वो थोड़ा मौगे टाइप के दिमाग का था। एंड उसने ना सिर्फ अपने इसको माँ बाप को, उसने अपने दादा को भी मारा था। दादा जिंदा था तो वो उसको भी जो है खेत में ले जाके उसको मारा था, ठीक है। ये बड़ी एक अजीबोगरीब सी ट्रिपल मर्डर की कहानी थी, और वो कोई खास उसके पीछे रीजन भी नहीं था। कि भाई झगड़ता था, दिन में डेली दारू पी के आता था, घर वालों ने मेरी गाली दी, कुछ ज्यादा दे दी, तो मूड खराब हुआ तो उसने अपने माँ बाप को मार डाला, ये सब कुछ टाइप था। अभी जब वो उसको कुछ मेरे ख्याल 10-11 साल की सजा हुई, 1-1.5 साल बाद उसको जेल के अंदर जो ना अचानक से रात में उसको दौरे आने लग गए। अच्छा, हाँ, अब वो दौरे आने लग गए, और उसके बाद जो है फिर अचानक से 1-2 साल बाद उसके अंदर का इंसान जागा, फिर उसको अचानक से अपने घर वालों की याद आना शुरू हुई। इनफैक्ट लोग बताते कि उसने जो है ना ऐसा वो जो चारकोल रहता है ना, चारकोल से वो जेल की दीवारों पे अपने माँ बाप का एक थोड़ा जो ऐसा चित्र बनाना, इमेज बनाना उसने शुरू कर दिया। तो ये सब जो उसने कहानियां करी, और फिर वहां पे जो है एक बार की बताते हैं उसी फोटो पे वो सर अपना पटक रहा था, और पुलिस वाला है कैसे तो भी उसको रोका, वहां से निकाला। मतलब वो अपने आप को मारने को राजी। अब अर्श, ये जब आप एक माँ बाप की गिल्ट वाली जो अपनी बात कर रहे थे, तो क्या इसको आप कहेंगे कि अगर ये पैरानॉर्मल है किसी एंगल से? क्योंकि वो ये बोलता था कि भाई मेरे सपनों में आते हैं, मुझे दिखाई देते हैं, अपने आसपास भी हैं, और दादा भी, ठीक है, तीनों आते हैं और साथ में दादा भी आता है। और सबसे
जो ज्यादा परेशान करता है वो दादा करता है। तो वो अब ये आप क्या कहेंगे, स्पिरिट्स का पोजेशन बोलेंगे मतलब, या पोजेशन तो नहीं, मतलब स्पिरिट्स का परेशान करना बोलेंगे, या ये बोलेंगे कि उसका पितृदोष किस्म की कोई चीज है जो उसको शुरू हो गई है? नहीं, इस केस को थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप बताएं कि उसको जो भी चीजें आ रही हैं, जैसे वो अपना सर पटक रहा था या जो भी हो रहा था जी, उसके घटनाक्रम क्या थे, यदि मुझे उसका घटनाक्रम पता चलेगा तो शायद मैं अपने हिसाब से कुछ आपको बता पाऊं कि वो पितृदोष की वजह से है या उसका खुद का एक जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो होता है कभी कभी एकदम से उजागर हो जाता है। अरे ये जस्ट वैसे ही है राहुल कि मान लो अब एक लड़का अपने बाप को हग नहीं कर पाता है कभी भी, मतलब ये मेरा अपना मानना है। खैर, तो क्या होता है फिर एक टाइम के बाद अचानक से तुमको रियलाइज होता है नाउ यू वांट टू हग, ऐसा करके, और तुम हग कर लेते हो, है ना। ये वैसा कुछ है। तो अगर मुझे इसका घटनाक्रम थोड़ा और पता चलेगा। घटनाक्रम एग्जैक्टली तो अब बस इतना ही मुझे पता है कि ये बस एक बार की मतलब बीच बीच में उसने ये सब चीजें करना शुरू कर दिया, रोना। आई मीन वो जो कैरेक्टर जो मुझे उसने बताया मेरे दोस्त ने कि यार वो कैरेक्टर एकदम, अब क्योंकि मैं थोड़ा राइटर किस्म का था तो मुझे वो अतरंगी कैरेक्टर से मुझसे पूछा करता था कि तुम मुझे बताओ कि कैसे जेलों में किस किस्म के लोग होते हैं। तो इसके बारे में कई बार उसने बात करी थी। तो एक वो होता ना कि जो एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई लाज लिहाज शर्म नाम के कोई दो पैसे गिल्ट इंसानियत नाम कोई चीज नहीं होती। कि मतलब वो ये जो शख्स है जिसके बारे में बता रहा हूँ, ये ऐसा था कि भाई कोई एक और जेल के अंदर कैदी था, तो वो चिड़ियाओं को, एक कोई मैना थी कैंपस के अंदर, तो उसको दाना वाना डालता था। और ये इतना मतलब दुष्ट की जो है जाए वो और चिड़िया मैना को उठाए, उसकी गर्दन तोड़े और तोड़ के जो खा जाए। ये खा भी जाए, जिंदा चिड़िया खा जाए, जिंदा चिड़िया को मतलब, या जो भी रोस करके उसको खा जाए। तो ये इस किस्म का लाइक मंद बुद्धि बैल बुद्धि किस्म का इंसान था। और इस इंसान का अचानक से गिल्ट पे आ जाना और भी भयानक। उसके बाद में तो बताया था कि वो एकदम से धार्मिक टाइप का हो गया था। उसका एक पूरा एक ये चला, स्टार्टिंग पहले उसको अफसोस रोना और ये हुआ कि मुझे दिखाई देते हैं। फिर उसका एक फेस शुरू हुआ सुसाइडल, कि भाई वो सर अपना मारे दे रहा है कहीं पे मतलब वो जब ये कपड़े धोने की ड्यूटी लगती है तो कॉस्टिक जो पड़ा था पूरा खाने लग गया डिटर्जेंट, ये सोच के खा के मर जाऊंगा। तमाम से कोशिशें करी, उसके बाद जो है फिर उसके एकदम धार्मिक फेस चालू हो गया। ये सब करने के बाद मतलब कुल मिला के पूरा हृदय परिवर्तन हो गया उसका, भयानक लेवल पे हृदय परिवर्तन हो गया। पर्सनैलिटी एकदम नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो ये वाला हिसाब किताब। तो इसको मतलब ये डर है या फिर कुछ तो भी जेन्युइन स्पिरिट्स का सीन है या फिर कुछ पितृदोष टाइप का सीन है। यार राहुल, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई पितृदोष वाला सिनेरियो है। मेरे दोस्त ने ये चीज बोली थी कि ऐसा कुछ ये इसके पितरों का इसको रोग लगा हुआ है। अब वो मराठी में उसका आई डोंट थिंक सो एग्जैक्टली मीनिंग पितृदोष होता है, लेकिन पूर्वजों का श्राप टाइप की कोई चीज, अब ऐसा उसको मान लो, ऐसे कुछ तो भी है। मतलब जो पितर हैं वो कर्ज कर रहे हैं, जो एंसेस्टर हैं वो कर्ज कर रहे हैं एक तरीके से। एंसेस्टर्स हैं वो कर्ज कर रहे हैं। पर इसमें मुझे कहीं से एंसेस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रहा है फ्लिप होने में भी। उदाहरण के तौर पे मैं एक ऐसे केस में जानता था जहां पर, अब यहाँ पे देखिए 2-3 चीजें हो सकती हैं राहुल, कि हो सकता है कि वो थोड़ी देर के लिए मरा हो, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। क्या होता है ना राहुल कि जब हम मरने वाले होते हैं, जैसा आप भी जानते हैं इस बात को, भैरवी आत्मा जो होती है बेसिकली, कि हमारे मरने से पहले हमारे सामने जिंदगी के सारे इमोशंस आते हैं एक एक करके। तो हो सकता है कि उसका जो हार्ट है वो मरने वाला, वो खत्म होने वाला हो किसी तरीके से, और उसने वो सारे जो मूवमेंट्स हैं अपने पिताजी माताजी जो भी उसने किया है, वो सारे मूवमेंट उसको फ्लैश कर गए और समहाउ वो वापस आ गया हो। मतलब साइकोलॉजिकल इन द एंड, अभी कहना चाहता हूं साइकोलॉजिकल इन द एंड, कि ये सबसे ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी यही है फ्लिप होने की। मतलब वो इतनी कोई सुपरनैचुरल हरकत नहीं है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो ये कर रहा है। वो ये हो सकता है कि एकदम से उसको रियलाइजेशन जो हुआ ना, जो मोस्टली हर एक इंसान को होता है एक उम्र के बाद, कि भाई अपने माँ बाप की सेवा करनी है, वो रियलाइजेशन जो होता है एक तरीके का, तो वो शायद उसको उस समय पर हो गया। और चूंकि वो उससे पहले इतना एक्सट्रीम चला गया है, इसलिए ये जो रियलाइजेशन है ये उतना ही डबल होगा इसके ऊपर। ये वो होता है ना, द मोर यू होल्ड ऑन, जितना तुम रोक के रखोगे उसके बाद उतना ही तुम बर्स्ट आउट हो जाओगे सामने। आप बर्स्ट आउट नहीं, ब्लास्ट आउट होते हो। तो कहने का मतलब ये कि शायद उसके ऊपर यही हुआ हो। पितृदोष तो मुझे कहीं से लगता नहीं है। हाँ, एक तब ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी इस केस में पितृदोष की, जब ये कोई ऐसी सुपरनैचुरल हरकत करता, जैसे उदाहरण के तौर पे वो, ये मैं बस इमेजिनरी आपको बता रहा हूँ
कि अपनी माँ बाप की फोटो बनाने के साथ साथ उनके तर्पण का तरीका लिखता, पूर्वजों के तर्पण का। क्या होता है ना, यदि वो नाराज भी हैं उदाहरण के तौर पे और वो इस इंसान को दिख रहे हैं तो वो इस इंसान को बताएंगे, तर्पण करने के लिए बोलेंगे कि मेरा तर्पण करो, है ना। तो ये एंगल जुड़ जाएगा कि मेरा भाई तर्पण करो। लेकिन इसमें अपने ही माँ बाप से जो है एक इमोशनल बॉन्डिंग दर्शाई गई है, इस वजह से मुझे लगता नहीं कि ये फिर पितृदोष या इन चीजों से रिलेटेड है। लास्टली अगर मैं आपसे हर्ष ये पूछूं कि काफी लोग ऐसे होते हैं ना जिनके माँ बाप से शायद इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, एंड स्पेशली अब नाउडेज। तो इनफैक्ट मुझे लास्ट कोविड की बात है, जब इतनी डेथ्स हुई हमारे मोहल्ले में, कहीं डेथ्स हुई, कई ऐसे लोग थे जिनके बच्चे बाहर थे, यूएस वगैरह में थे, तो उनको वीजा वगैरह मिलने की दिक्कत हुई और लॉकडाउन खुलने के बाद भी वो 1-1.5 साल के बाद आए। तो उनमें से मैं काफी ऐसे भी लोगों को जानता था जिनको श्राद्ध रात करने का कोई वो नहीं था। अच्छा। तो उन्होंने किया भी नहीं, इनफैक्ट किया ही नहीं, उन्होंने श्राद्ध वगैरह किया ही नहीं। ओके। तो काफी टाइम बाद आए, उसके बाद उन्होंने ये कोई रैंडम सी पूजा वूजा कर ली कहीं जा, क्योंकि उन्हें वापस जाना था जल्दी। तो वो फिर कुछ इस तरीके का सीन हुआ। तो ऐसे जब केसेस होते हैं तो आपको क्या लगता है, ये श्राद्ध का जो विधान है, अंतिम संस्कार का जो विधान है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, और पितृदोष कितना खतरनाक या हानिकारक हो सकता है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप ये बताइए उसका। अंतिम संस्कार, क्योंकि ऐसा सिनेरियो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों के हिसाब से भी कि अग्नि में समर्पित करना जरूरी तो है, लेकिन उसके साथ साथ अग्नि किस तरह से प्रज्वलित हो रही है, लकड़ी किस तरह की है, डोम राजाओं से ली है कि नहीं ली है, उसके अलावा जो भी वहां पर अर्थी बनी हुई है उसमें क्या मंत्रोच्चारण है। अभी तो खैर इतना डीपली नहीं होता है कहीं पर भी अंतिम संस्कार, लेकिन अंतिम संस्कार का बहुत बड़ा एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी इंसान की लाइफ में, यदि अंतिम संस्कार सही से नहीं हुआ होता। और रही बात पितरों की, तो पितरों का भी यदि उनका तर्पण ठीक से नहीं करेगा कोई, उसका जो तो बैड इम्पैक्ट तो मतलब यहाँ हो सकता है कि इंसान की मौत ना हो, लेकिन वो इस हद तक परेशान हो जाए कि वो खुद को मारने पर मजबूर हो जाए। ये पितृदोष करा सकता है।